नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी है वक्त का पलटवार। शोभा बिटिया, अपनी सास से ज़रा होशियार रहना, बड़ी सीधी बनती हैं समदन जी। अपना यह सीधापन दिखाकर ही उन्होंने दामाद जी को अपने जाल में फंसा रखा है। मेरी बेटी, मुझे तो डर है कि कहीं तुम सारी उम्र इन लोगों की सेवा ही ना करते रह जाओ। किसी तरह दामाद जी से कहकर अपना एक अलग घर ले लो। शोभा की माँ अपनी बेटी को फ़ोन पर अनमोल ज्ञान दे रही थी, तो शोभा बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपके दामाद मेरी सारी बात मानते हैं। धीरे धीरे मैं पूरी तरह उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूँगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप देखना, उन्हें लेकर आपकी बेटी जल्दी ही अलग घर में चली जाएगी। शोभा ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी बाहर से आवाज़ आई, अरे बहू, 2 दिनों से तुम्हारे धुले हुए कपड़े बाथरूम में गीले ही पड़े हैं, उन्हें छत पर फैला दो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। सुनीता जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा, अच्छा फैला दूंगी, आप तो दिन भर मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। शोभा ने अपने कमरे से तेज़ आवाज़ में जवाब दिया, बहू इसमें चिल्लाने की क्या बात है, क्यों ना चिल्लाऊं? कपड़े मेरे हैं, मैं उन्हें सुखाऊं या ना सुखाऊं? आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है? अगर कपड़े खराब भी हो जाएंगे तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी, अपने काम से काम रखा कीजिए। शोभा तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकली और गुस्से में एक के बाद एक कपड़ा बाल्टी में पटकने लगी। हे भगवान, अब तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर बिस्तर पर क्या लेट गई, यहाँ तो तूफान ही खड़ा हो गया। आप सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर पूरे घर का काम करती रहूं, दिन भर सबकी सेवा करती रहूं, जैसे बहू इंसान नहीं पत्थर हो। शोभा अनवरत बोलती जा रही थी और उधर उसकी सास सुनीता जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो बहू इतना भड़क उठी। साल भर पहले ही तो सुनीता जी ने विक्रम का विवाह शोभा से किया था। बहुत सी लड़कियां देखने के बाद उन्होंने बड़ी पढ़ी लिखी और खूबसूरत दिखने वाली शोभा को अपने बेटे विक्रम के लिए चुना था। सुनीता जी तो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई थी। उधर शोभा अपने घर की लाडली थी, खास तौर पर अपनी माँ की। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। आए दिन शोभा की माँ उसे अलग घर लेने के लिए उकसाती ही रहती थी। उन्होंने उसके मन में यह बात बैठा दी कि अगर संयुक्त परिवार में रहोगी तो मन मारकर जीना पड़ेगा। वैसे तो शोभा के ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उसके मायके का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी। उसके ससुर श्री राम नारायण जी एक प्राइवेट बैंक में कैशियर के पद पर थे। उनकी तनख्वाह कुछ ज़्यादा नहीं थी, परंतु सुनीता जी ने कम तनख्वाह में ही अपने घर को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाया था। साथ ही अपने इकलौते बेटे विक्रम को भी अच्छी शिक्षा देकर उसको पैरों पर खड़ा किया था और इस काबिल बनाया कि वह आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। उसके कंपनी की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई थी और हेड मैनेजर होने के नाते विक्रम को अक्सर अलग अलग शाखाओं का दौरा करने के लिए जाना पड़ता था। विक्रम को इस बात का पूरी तरह एहसास था कि उसके माता पिता ने कितनी कठिनाई से और कितना संघर्ष करते हुए उसे उसके पैरों पर खड़ा किया था। इसलिए अपने माता पिता से उसे बहुत लगाव था। इसलिए अपने वेतन में से कुछ हिस्सा अपनी पत्नी शोभा को देकर वो बाकी का वेतन अपनी माँ के हाथों में ही रखता था। कुछ महीने तो शोभा यह सब देखकर चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ ने उसके ससुराल में दखल देना शुरू कर दिया। हर रोज़ फ़ोन पर बात करते हुए उसकी माँ पूरे घर का हालचाल सुनती थी और शोभा भी दिन भर होने वाली घटनाओं का पूरा ब्यौरा अपनी माँ को देती थी। अपने पति के वेतन के विषय में जब उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने कह दिया,
कि उसके पति के वेतन पर केवल उसी का ही हक है और बेटी को उसका हक दिलाने के लिए माँ ने उसे गुरु मंत्र भी दे दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन शोभा घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो उसका पति अपना पूरा वेतन उसे देगा, नहीं तो वह ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। उसकी बात सुनकर विक्रम सख्ते में आ गया, क्योंकि सुनीता जी और राम नारायण जी घर में कोई क्लेश या झगड़ा नहीं चाहते थे और ना ही वह अपने बेटे का घर तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसकी बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद से शोभा की हिम्मत बढ़ती चली गई। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने अपनी सास की हर बात का उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन घर में झगड़ा होने लगे और शांति का नामो निशान तक न रहा। घर के झगड़ों से परेशान होकर सुनीता जी शाम को कुछ देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ मंदिर चली जाया करती थी और राम नारायण जी, जो घर में हमेशा से शांति चाहते थे, अपनी पत्नी को समझाया करते थे कि बहू के मुंह लगना उचित नहीं है और वे स्वयं भी इसी कारण से ऑफिस से लेट आने लगे। इधर विक्रम तो दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने त्याग और बलिदान से उसे एक लायक इंसान बनाया था, उस माँ को वह कोई कठोर बात बोल भी कैसे सकता था, और दूसरी ओर अपनी पत्नी शोभा के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। यदि कभी समझाने की कोशिश भी करता तो शोभा या तो तपाक से उल्टा जवाब दे देती या फिर घड़ियाली आंसू बहाने लगती। अब तो शोभा आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती और दिन रात एक ही रट लगाए रहती कि वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो उसके मायके पहुंचा दिया जाए या फिर वे दोनों दूसरा मकान किराए पर लेकर रहें। आज शाम को जब विक्रम ऑफिस से घर आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में शोभा विक्रम के कान भरने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी हुई थी। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अपनी इस तरह क्यों बैठी हो? आज माँ से फिर झगड़ा हुआ है क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ ढंग से बात कहाँ करती है मुझसे? कहकर रोने लगी और दोपहर को हुई सारी घटना उसने नमक मिर्च लगाकर अपने पति के समक्ष प्रस्तुत कर दी और फिर शराफत की मूर्ति बनकर आंखों से आंसू बहाने लगी। विक्रम उसकी बातों में आ गया और आनन फानन में अपना निर्णय सुना दिया कि कल ही वे लोग इस घर को छोड़ देंगे। यह बात सुनते ही शोभा की उदासी और आंखों के आंसू ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर विक्रम घर से निकल गया और शोभा अपनी माँ को फ़ोन लगाकर अपनी जीत की खुशी साझा करने लगी। दोपहर को विक्रम घर आ गया और आते ही माँ से बोला, माँ, मैंने किराए पर घर देख लिया है। मैं और शोभा अब उसी मकान में रहेंगे। सुनीता जी को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उन्हें बाहरी दिल से वो केवल इतना ही बोली, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन के झगड़ों से अच्छा है अलग रहकर शांति से जीवन व्यतीत करें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे और जितने सामान की तुम्हें ज़रूरत हो तुम ले जा सकते हो। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है। इतना कहते ही उनकी आवाज़ कांपने लगी और दिल का दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। कुछ ही देर में विक्रम जाकर एक ट्रक ले आया और साथ में कुछ मजदूर भी। 1 घंटे में सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया गया और उसी ट्रक के पीछे दोनों पति पत्नी भी अपनी कार में बैठकर चले गए। दोनों में से किसी ने भी जाते वक्त माँ और पिताजी से एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इधर अपने कमरे में बैठी हुई सुनीता जी अपने दिल में दुख का सैलाब लिए हुए कमरे की खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद जब राम नारायण जी ऑफिस से घर लौटे तो घर खाली देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। सुनीता, ये सारा सामान कहाँ गया?
और बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। विक्रम ऑफिस से नहीं लौटा क्या? सुनीता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या आपने? सुनीता जी अपने ख्यालों से बाहर आई। ये सब क्या है सुनीता? राम नारायण जी द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर सुनीता जी उनसे गले लग पड़ी। राम नारायण जी ने देखा कि सुनीता का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। उनकी अनुभवी आंखों ने सारा मसला तुरंत समझ लिया। उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़ों से अच्छा है कि दोनों जगह शांति तो रहेगी। यह कहकर उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को दिलासा दिया। लेकिन उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना भी नहीं खाया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझा लिया। दिन बीतने लगे। विक्रम और शोभा को गए हुए करीब 1 वर्ष हो चुका था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दीपावली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही थी। दीप जलाए जा रहे थे, लेकिन सुनीता जी और राम नारायण जी के दिल में कोई उत्साह उमंग नहीं था। वे दोनों उदास बैठे हुए केवल अतीत की यादों में खोए रहे। केवल रीत निभाने के लिए सुनीता जी ने शाम को एक दीपक जलाकर आंगन में रख दिया। दीपावली के अगले दिन जब सुनीता जी शाम को मंदिर के लिए निकलने लगी तो उनके पास एक अनजान औरत का फ़ोन आया। पहले तो उसे अनजान औरत ने सुनीता जी को नमस्कार किया, फिर बताया कि वह जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। सुनीता जी यह सुनकर हैरान थी और उनसे पूछने लगी कि वह कौन है और उन्हें कैसे जानती हैं। उन्होंने बताया कि शोभा और विक्रम उनके मकान में ही रहते हैं। आज शोभा की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वे उसे अपनी कार में बैठाकर उसे अस्पताल ले आई हैं। क्योंकि विक्रम कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए देश से बाहर है और शोभा की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए विक्रम से हमने ही आपका फ़ोन नंबर लिया है। सुनीता जी ने उनसे पूछा कि वो किस अस्पताल में गए हैं, तो उन्होंने बताया कि वे आशीर्वाद अस्पताल में हैं। अस्पताल का पता भी उन्होंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। सुनीता जी जल्दी से अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। एक थैले में कुछ रखा, अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से आशीर्वाद अस्पताल चली गई। वहां जाकर जब उन्होंने शोभा की तबीयत के बारे में स्टाफ से बात की तो पता चला कि बच्चा प्रीमैच्योर है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा। जब सुनीता जी नर्स से बात कर रही थी तब शोभा की मकान मालिक भी वही। वह समझ गई कि यह स्त्री शोभा की सासू माँ है। उन्होंने हाथ जोड़कर सुनीता जी को अभिवादन किया। सुनीता जी ने उन्हें धन्यवाद दिया कि ऐसे समय में उन्होंने उनकी बहू की मदद की। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि शोभा के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करवाने और ऑपरेशन की फ़ीस जमा करने के लिए बुला रहे हैं। सुनीता जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चल पड़ी। उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे ऑपरेशन की फ़ीस जमा करने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, फिर ऑपरेशन के लिए 40,000 जमा करने को कहा। लेकिन सुनीता जी के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। वो बोली, डॉक्टर साहिबा, अभी तो आप 20,000 जमा कर लीजिए, बाकी के पैसे मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। तब तक आप ऑपरेशन शुरू करें। माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, सब ठीक होगा। आप ये पैसा रिसेप्शन पर जमा करवा दें और वहीं से रसीद ले लीजिए। डॉक्टर से मिलकर सुनीता जी ने पैसा जमा करवा दिया और वहीं से राम नारायण जी को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। सुनीता जी ने शोभा की माँ को भी फ़ोन लगवाकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। कुछ ही समय में राम नारायण जी बाकी की रकम लेकर पहुंच गए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बेंच पर सुनीता जी के साथ बैठकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद एक नर्स सुनीता जी के पास आकर पूछने लगी, शोभा के साथ कौन आया है? सुनीता जी ने कहा, मैं हूँ शोभा के साथ। मुबारक हो, बेटी हुई है, नर्स ने कहा और बताया
कि बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। उसी समय एक दूसरी नर्स बच्ची को बाहर लाई और सुनीता जी को दिखाया। दादा दादी ने बड़े प्यार से अपनी पोती को देखा और गोद में ले लिया। फिर उसका माथा चूमा। सुनीता जी ने अपने पति को कुछ इशारा किया तो राम नारायण जी ने 500 का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से आप सभी लोगों की मिठाई के लिए है। कुछ ही देर में शोभा को भी स्ट्रेचर पर लेटाकर वार्ड में ले आया गया। उस समय वह बेहोश थी। पास में ही रखे पालने में बच्ची को भी लिटाया गया। सुनीता जी वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी अपनी बहू को देखती तो कभी अपनी पोती को। उन्होंने राम नारायण जी को घर भेज दिया। करीब 1 घंटे के बाद जब शोभा को होश आया तो उसने आंखें खोलकर देखा। उसे हैरानी हुई कि उसकी सासू माँ उसके पास बैठी हैं और उसकी बच्ची उनकी गोद में है। बहू लक्ष्मी आई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा और शोभा के सर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। शोभा को भी बहुत अच्छा लगा। तभी उसके मकान मालिक भी वहाँ आ गए और सुनीता जी उन्हें कुछ देर के लिए माँ और बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहकर बाहर सामान लेने चली गई। उसके मकान मालिक ने शोभा को कहा कि मेरी पत्नी ने जब तुम्हारी सास से बात करके तुम्हारे बारे में बताया तो उसी समय अस्पताल पहुंच गई। वह तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए। शोभा सुन पड़ गई और शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सुनीता जी ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। रात भर भी वो शोभा के पास बैठकर कभी उसका सर दबाती तो कभी बच्ची को संभालती। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते उनकी रात बिना सोए ही कट गई। अगले दिन सुबह राम नारायण जी अपने हाथों से चाय बनाकर अस्पताल में लेकर आए और 2 कपों में डालकर सुनीता जी और शोभा को चाय पकड़ाई। सुनीता, अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया। घर जाकर तुम भी खाना खा लो और शोभा के लिए भी हल्का खाना बनाकर ले आना। मैं यहाँ हूँ। इन दोनों का ध्यान रखने के लिए मैंने ऑफिस में फ़ोन करके छुट्टी ले ली है। सुनीता जी राम नारायण जी को बहुत सी हिदायतें देकर चली गई। वह वहीं बेंच पर बैठ गए। फिर करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने शोभा से कहा, मैं ज़रा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना। इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकल आए। शोभा के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री लेटी हुई थी। उसकी देखभाल के लिए उसके साथ उसकी माँ बैठी हुई थी। जब राम नारायण जी बाहर आए तब उस औरत की माँ ने शोभा से कहा, तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी का स्वभाव तो लाजवाब है। कैसे बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। तभी शोभा ने कहा, यह दोनों मेरी मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? आश्चर्य से शोभा का मुंह देखते हुए उसने कहा, क्या कोई सास ऐसी भी होती है? कल से बिना खाए पिए तुम्हारी सेवा करने में लगी हुई हैं। यहाँ बैठकर उसकी नज़रें एक पल भी तुम दोनों से नहीं हटी। बेटी, तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। ये बैठे सभी लोग अब तक यही सोच रहे थे कि वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, यह तो मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या नदी में डूबकर अपनी जान नहीं देगी। बेटी, मैं तो इतना ही कहूँगी कि कभी अपनी सास को तकलीफ़ मत देना, कभी उनसे कोई कठोर बातें मत बोलना, और अगर सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो उनकी आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देते नहीं थकेगी। उस औरत की बातें सुनकर शोभा सन्न पड़ गई और सोचने लगी, ठीक ही तो कहा आंटी ने। मेरी माँ भी एक औरत है और सास भी, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना सिखाती है और दूसरी नम्रतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाना जानती है। अतीत में हुए अपमान को भूलकर तकलीफ़ झेलते हुए भी अपने बेटे के घर को संभालने में लगी है। कितनी गंभीरता और सहजता से सासू माँ अपना फ़र्ज निभाती जा रही हैं। बेटा, चाय पी लो,
राम नारायण जी की आवाज़ से शोभा का ध्यान भंग हो गया। उसने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा तो आत्मग्लानि से भर उठी कि इस इंसान ने आज तक मुझे बेटा शब्द के अलावा किसी और नाम से संबोधित ही नहीं किया। आज तक कोई कठोर शब्द तक नहीं बोला। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज तो मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। सोचते सोचते उसे अपने ससुर की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो वो पास वाली आंटी को कह रहे थे, बहन जी, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, क्या आप मेरी बहू को सहारा देकर उठने में मदद करेंगी ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और शोभा की मदद करने लगी। कुछ ही देर में सुनीता जी शोभा के लिए खिचड़ी और बच्ची के लिए कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई। शोभा को आराम से बिठाकर चम्मच के साथ अपने हाथ से खिचड़ी खिलाई, लेकिन शोभा यह सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर उसके मम्मी पापा अभी तक आए क्यों नहीं। शाम हुई तो शोभा के मम्मी पापा भी उससे मिलने आ गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि सुनीता जी शोभा के बालों में तेल लगा रही थी। वे आकर बेड के पास बड़े बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद सुनीता जी किसी काम से वार्ड से बाहर आ गई। शोभा ने देखा कि उसके माँ और पिता का चेहरा मुरझाया हुआ था। उनके चेहरे से खुशी दूर दूर तक गायब थी। कारण पूछने पर उसकी माँ के चेहरे पर दुख के भाव आ गए और भारी आंखों के साथ बोली, क्या बताऊँ बिटिया, तेरी भाभी ने अपनी माँ के बहकावे में आकर घर में बवाल खड़ा किया हुआ है। रोज़ लड़ाई झगड़ा करती है और अगर मैं कुछ बोलूँ तो सास ससुर द्वारा बहू को टॉर्चर करने के आरोप में पुलिस को घर पर बुला लेती है। आज तो उसने हद ही पार कर दी। हम पर केस करने की धमकी देकर अपना सामान उठाकर मायके चली गई। आगे क्या होगा ये सोच सोच कर तेरा भाई तो चिंता के मारे घुला ही जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। शोभा यह सब सुनकर हैरान रह गई। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि जैसी फसल हम बोते हैं हमें फल वैसा ही मिलता है। ये सब मेरा और मेरी माँ के कर्मों का ही फल है। स्वार्थवश हमने अपना हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया। सच में ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अच्छे लोगों को सताने की सज़ा उन्हें मिलनी ही थी। पलटवार करके अपना हिसाब चुकता कर लिया था। कुछ ही देर में सुनीता जी आ गई और एक थैले में कुछ सामान रखकर सुनीता जी ने कहा, शोभा, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं घर चलती हूँ। आज तक की दवाइयाँ और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है। सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। विक्रम आएगा तो उसे मेरी तरफ से बधाई देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ी, अचानक उन्हें लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शोभा ने उनका आंचल थामा हुआ था और अश्रुप्रीत आंखों से उनकी ओर ही देखती जा रही थी। आप हमें छोड़कर जा रही हैं माँ, क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ नहीं करेंगी? तो सुनीता जी ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को सहलाते हुए बोली, अरे कभी माँ भी अपनी बेटी से नाराज़ होती है। हजारों में से चुनकर तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, तो तुम मूर्ख कैसे हो गई? तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो और मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी ही समझा है। यह सुनकर शोभा रोने लगी तो सुनीता जी की आंखों में ममता का झरना फट पड़ा। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बस बेटा, तुम्हारा शरीर अभी कमज़ोर है, टाँके खुलने का डर रहता है। ऐसा कहते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से शोभा के आंसू साफ करने लगी। अगले दिन विक्रम अपने टूर से वापस आ गया और तुरंत अपना सामान घर पर रखकर सीधा अस्पताल चला गया। माँ को शोभा के पास देखकर आत्मग्लानि हुई, लेकिन जब उसने शोभा और अपनी माँ को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखा तो झट से अपनी माँ के पास दौड़कर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। उसी समय राम नारायण जी भी वहाँ आ पहुँच गए। विक्रम ने अपने माता पिता से मिलकर अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। सुनीता जी
और राम नारायण जी ने सब कुछ भूलकर उसे अपने गले से लगा लिया। और उसके बाद विक्रम ने अपनी नन्ही सी गुड़िया को गोद में ले लिया और शोभा विक्रम को स्पष्ट कह दिया कि अब वह किराए के मकान में न जाकर माँ के साथ अपने घर जाएगी। कुछ दिनों के अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वे सभी लोग मुस्कुराते चेहरे लिए अपने घर वापस आए। नन्ही सी जान सबके हाथों का खिलौना बनी हुई थी। शोभा पर काम करने का अभी प्रतिबंध था तो शाम के समय सुनीता जी ने शोभा के पास आकर कहा, बेटा मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुम्हें बार बार उठना न पड़े। और वह चली गई। जब शोभा सोकर उठी तो देखा कमरे की लाइट जल रही थी। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में रंगोली बनी हुई थी और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए थे जिन्हें माँ बैठकर जला रही थी। माँ, दीपावली तो कब से बीत गई, फिर आज ये सब क्यों? तो शोभा ने पूछा तो सुनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बच्चे मेरे घर 1 वर्ष के बाद आए हैं तो दिवाली तो अभी हुई ना। 1 वर्ष पहले मेरे घर से लक्ष्मी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को लेकर आई है। इसी खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और गुड़िया को भी सुंदर से कपड़े पहना दो, फिर हम सब मिलकर दीपक जलाएंगे। घर के दरवाजे पर खड़ा विक्रम यह दृश्य देखकर निहाल हो रहा था। तैयार होकर दोनों ने परात में दीपक जलाए और झुककर अपने माँ पिताजी के पैर छूकर प्रणाम किया। आंगन में रखी परात में जो दीपक जल रहे थे, आज उनकी लो सुनीता जी को बहुत सुंदर लग रही थी। वह बिना पलक झपकाए उन जल रहे दीपों को देखती ही जा रही थी। वे जलते हुए दीपक उन्हें यूं लग रहे थे मानो उन दीपों की लो से उनका जीवन ही जगमगा गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ बाप ही नहीं मिलते। मुरझाकर जो गिर गए एक बार डालों से, ये ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।